वेलकम दोस्तों। रॉय क्लासेस के चैनल पर मैं अर्पित सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज फिर एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ में है और आज हम फिर 30 का अपना सीरीज करेंगे। और आज का प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट है। आप सभी देख सकते हैं ये भी प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट आया हुआ है। और इस प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट को फिर अपने टेक्निक्स करेंगे और 30 के 30 क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कहाँ पे कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन को कैसे दूर करना है। हर एक चीज़ के ऊपर ध्यान देते हुए चीज़ों को क्रम वाइज एक के बाद एक करते जाएंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं क्योंकि ज़्यादा देरी आप लोग को भी पसंद ही नहीं है। तो चलिए चलते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, एक सेकंड रुक जाएगा जरा, मुझे कुछ सिस्टम चालू कर लेने दीजिए। हाँ, तो देखिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। जो मेरा पहला क्वेश्चन है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक, तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया सभी बच्चों के लिए एक समान है और सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। का पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता है। यद्यपि विकास सभी के लिए एक दिशात्मक होता है, सिर्फ माता पिता से प्राप्त अनुवांशिक गुणों द्वारा निर्धारित होती है। समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया कैसी है? बोला जाए तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यदि आप देखेंगे तो एक एक को पहले या तो आपको आंसर दिख गया होगा या तो आप आंसर को एलिमिनेट करने वाले तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए एलिमिनेशन तब आप कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि आप बिल्कुल पढ़े ही नहीं और आप सोचेंगे एलिमिनेट करके कर ही लें। एक बार लेक्चर देखना और समझना जरूरी होता है, तब आप चीजों को एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। और जो बच्चे पढ़े होंगे उनको आंसर दिख भी गया होगा और आपको क्वालिटी थोड़ा लो दिख रही होगी तो क्योंकि पीडीएफ फॉर्मेट में है और डायरेक्ट मैंने खोला हुआ, तो एक बार अपने वीडियो की क्वालिटी आप बढ़ा लीजिएगा, फिर चीजें आपको क्लियर दिखने लगेगा क्वेश्चन वगैरह। क्योंकि मैं बच्चों का मैसेज आया सर क्वालिटी थोड़ी लो है, तो एक बार आपसे अनुरोध है कि क्वालिटी आप अपने वीडियो की बढ़ा लीजिए, फिर आपको सभी क्वेश्चन और ऑप्शन क्लियर दिखने लगेंगे। और उसके बाद मेरी दिक्कत होगी तो मुझे जरूर बताइएगा। तो देखिए समकालीन विचारधाराओं मतलब अभी के समय, समकालीन मतलब अभी जो समय चल रहा है, ये जो काल चल रहा है, बाल विकास की प्रक्रिया कैसी है? सभी बच्चों के लिए एक समान है और सभी बच्चे निश्चित आयु आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। गलत। ये ऑप्शन पूरी तरीके से क्या है? गलत। सभी बच्चों के लिए एक समान नहीं होती है, हर बच्चों के लिए अलग अलग होती है। निश्चित होती है कि ऐसे ही विकास होगा, पर निर्धारित नहीं होता। और आते आते एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। मतलब ऐसा थोड़ी ना कि बच्चा 6 महीने का है तो बोलने लगे, कोई बच्चा पहले बोलना शुरू करता है कोई बाद में, क्योंकि विकास सभी में अलग अलग तरीके से होता है। निश्चित है कि वैसे ही होगा, पर होगा क्या? अलग अलग तरीके से। ये नहीं फिक्स रहता कि इस टाइम जोन पे आते आते सभी बच्चे बोलने ही लगेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे आपने देखा पहले बोलते हैं, कुछ बाद में बोलते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? गलत। बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। बहुत सही बात है कि बाल विकास की जो प्रक्रिया, विकास की प्रक्रिया कैसी? बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं, क्योंकि हर बच्चा अलग समाज, अलग वातावरण में पलता और बढ़ता है। इसलिए विकास की जो प्रक्रिया कैसी होती है? बहुआयामी होती है। विकास का पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता। गलत है। विकास में ही तो है भविष्यवाणी का सिद्धांत, जो ये कहता है कि विकास का हम कुछ हद तक पूर्वानुमान लगा सकते हैं। सिर्फ माता पिता से प्राप्त अनुवांशिक गुणों द्वारा निर्धारित होता है। ये भी गलत है। अनुवांशिकता और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, सिर्फ अनुवांशिकता का प्रभाव नहीं पड़ता विकास के ऊपर। तो अनुवांशिक गुणों द्वारा ही निर्धारित होता है, बिल्कुल गलत। अनुवांशिक गुण और साथ में वातावरण का जो गुण होता है, उन दोनों के द्वारा निर्धारित होता है कि विकास के क्या लक्षण होंगे, उसका विकास कैसे होगा। तो सही ऑप्शन कौन सा है? दूसरा, कि विकास की जो प्रक्रिया बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में, अलग अलग तरह के संदर्भों में, अलग अलग वातावरण में पलते और बढ़ते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा, चलिए। विकास का सिद्धांत बताता है कि गामक कौशल, गामक मतलब होता है शारीरिक, गामक मतलब क्या होता है? शारीरिक। देखिए विकास का सिद्धांत बताता है कि गामक कौशल का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। मतलब विकास को कौन सा सिद्धांत है जो ये बताता है कि जो शारीरिक कौशल है, विकास के शरीर के मध्य से आरंभ होता है और सिरों की ओर बढ़ता है। मतलब मध्य से, विकास के जो मध्य से शुरू होता है और सिरों की ओर क्या होता है? बढ़ता है।
तो कौन सा सिद्धांत जो बताता है विकास अंदर से बाहर की ओर होता है, या मध्य से बाहर की होता है, या मध्य से सिरों की ओर होता है? ऑप्शन दिख गया आपका, अधोगामी। अधोगामी सिद्धांत ही बताता है कि विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है, मध्य से बाहर की होता है, या मध्य से बाहरी सिरों की ओर होता है, या समीप से दूर की होता है। तो किसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तीसरा, अधोगामी सिद्धांत। ये घुमावदार वगैरह या बाकी है नहीं, शीर्षगामी वो होता है जो बताता है कि विकास सर से पैर की ओर होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तीसरा, अधोगामी का सिद्धांत। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, या किशोरावस्था? अब ये सोचने वाली बात है। अब इसका बताइए, विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेलों में सक्रिय भाग लेते होंगे? सोच के बताइए कि बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेलों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, कौन सा सिद्धांत है? तो देखिए, यदि आप गौर करेंगे तो देखिए, कल्पनाशीलता वाले खेल जिसमें बच्चे कल्पना करके खेलते हैं, जैसे एक वो झाड़ू ले लेंगे और झाड़ू के ऊपर बैठेगा और बैठ के दिन भर घर में दौड़ेगा और कहेगा ये मेरा घोड़ा है, मतलब कल्पना करता है कि ये मेरा घोड़ा है। या कोई जूते का डिब्बा ले लेगा, डिब्बे में बालू भरेगा, रस्सी पकड़ खींचता रहेगा, बोलेगा मेरा ट्रक है। तो ये कल्पनाशीलता वाले खेल, ये जो प्रतीकों का प्रयोग किस एज में करना शुरू करते हैं? यदि आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि जीन पियाजे के अनुसार ही सारी चीज चलते हैं। शैशवावस्था को ही जीन पियाजे का कौन सा अवस्था है? संवेदी कामक अवस्था, जो 0 से कितना वर्ष होता था? 2 वर्ष। प्रारंभिक बाल्यावस्था को ही बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कितना होता है? 2 से 7। मध्य बाल्यावस्था को बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो होता है 7 से कितना? 10। और किशोरावस्था होता है 10 या कहीं कहीं आपको 11 मिल जाता है। किशोरावस्था को ही बोलते हैं औपचारिक या अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये हो जाता है 11 से लेकर 16 या इसके ऊपर तक, आसपास तक रहता है। अब देखिए, बहुत बच्चों को लगता है सर शैशवावस्था तो हम पढ़े 0 से 5 तक, 5 से ऊपर वाला बाल्यावस्था तक। नहीं, सीटेट में जो अवस्थाएं बांटी गई हैं वो जीन पियाजे की जो अवस्था है इसी के अनुसार बांटी गई है। तो जीन पियाजे का वो कौन सा अवस्था है जिसमें बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल खेलते हैं, कल्पना करते हैं कि झाड़ू नहीं, ये मेरा घोड़ा है। इस तरीके का खेल किसमें खेलते हैं? तो यदि आपने देखा होगा लेक्चर को तो आपको अच्छे से पता होगा, इस तरीके के यदि खेल खेल रहा है तो मतलब उसके अंदर उतनी समझ है नहीं, और समझ है नहीं तो उसकी कौन सी अवस्था हो जाएगी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा ऐसी कौन सी अवस्था हो जाएगी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। मतलब इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रारंभिक बाल्यावस्था। क्योंकि जाहिर बात है कल्पनाशीलता वाला खेल खेल रहा है, भाई जूते का डब्बा लेके उसमें बालू भर के कह रहा है ये मेरा ट्रक है, तो मतलब उसकी समझ क्या है? कम है। और कम समझ वाले किसमें आते हैं? पूर्व संक्रियात्मक में। और बहुत बच्चे सोचेंगे कम समझ, ज्यादा समझ, क्या बच्चों को कम समझ बोलिए, ये तरीका है पकड़ने का कि कौन सा किसमें गुण होगा। यदि नहीं तो एक बार आप जाइएगा जीन पियाजे वाला लेक्चर देखिएगा, आप फिर समझ जाएंगे कम समझ ज्यादा समझ वाली टेक्निक क्या है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब कल्पनाशीलता से यह मत समझ लेना कि परिकल्पना की बात हो रहा, परिकल्पना जो अमूर्त या औपचारिक चिंतन में आता है कोई दूसरा है, ये कल्पनाशीलता खेल दूसरे हैं। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से बच्चे के सामाजिकरण की द्वितीयक संस्था है? परिवार, मीडिया, धार्मिक संस्था, विद्यालय? यदि आप इसमें गौर करेंगे, देखिए परिवार होता है प्राथमिक, और सभी में, इसमें भी एक दिया है, इसमें भी एक दिया है, इसमें भी एक, और इसमें भी एक। यदि आपको वैसे लगाना होगा कि सामाजिकरण की द्वितीयक संस्था कौन सी है, तो मीडिया भी सामाजिकरण की द्वितीयक में आती है, मीडिया भी सामाजिकरण के द्वितीयक में आती है, धार्मिक भी सामाजिकरण का द्वितीयक है, विद्यालय भी सामाजिकरण का द्वितीयक है। ऑप्शन जो सही होना चाहिए वो होना चाहिए 2, 3 और कौन से 4, पर इसमें सभी में एक 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 दे दिया, इसलिए इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। इसलिए इसको सभी में बोनस अंक मिला था, कॉमन नंबर सबको मिला हुआ था। यदि आप इसके यदि पिछली बार एग्जाम दिए होंगे तो आपको मालूम होगा इसका जो आंसर दिया हुआ था, आंसर की वो 9 दिया था। 9 का मतलब है कि इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, सबको बोनस अंक मिलेगा। 1 2 3 4 न देख के आंसर शीट में क्या दिया हुआ था? 9 सीटेट वाले में। इसका मतलब 9 जब लिख देता है तो इसका मतलब इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है, इसमें सबको बोनस अंक। और यदि आप सही ऑप्शन की बात करें, सही ऑप्शन होगा 2 3 और 4। और परिवार तो प्राथमिक होता है, आपको पता ही होगा, इतने लेक्चर में तो आप इतनी बात तो पकड़ ही लिए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रुचि को 3 पेंसिलें दिखाई जाती हैं, वो देखती है कि पेंसिल क ख से बड़ी है और पेंसिल ख ग से बड़ी है। जब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि क ग से बड़ी है, तो वह जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है?
क्रमबद्धता, संरक्षण, सकर्मक अनुमान, परिकल्पना आधारित, निगमनात्मक तर्क। बिल्कुल दे रहे हैं, तुरंत एकदम झट से 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर बता दीजिए, तो एकदम तुरंत बता दीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला, रुचि को 3 पेंसिल दिखाई गई। पेंसिल जो क है वह ख से क्या है, बड़ी, और पेंसिल ख जो है वो ग से क्या है, बड़ी। और रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि पेंसिल ग जो है पेंसिल क जो है यह ग से क्या है, बड़ी। पेंसिल क क्या है, बड़ी ग से। मतलब ये चीजें उसने किया नहीं, रुचि को ऐसा बताया गया कि क ख से बड़ी है, ख ग से बड़ी है, और रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि नहीं पेंसिल क भी ग से क्या होगी, बड़ी। तो बताइए रुचि ने जो यह निष्कर्ष निकाला, करके निकाला नहीं, उसने अनुमान लगाया, अंदाजा लगाया, और अंदाजा लगाकर सोच विचार के निकाला। और जब भी इस तरीके के बच्चे जवाब देते हैं अंदाजा लगा के सोच विचार करके, तो उसे बोला जाता है सकर्मक अनुमान। उसे क्या बोलते हैं, सकर्मक अनुमान। क्रमबद्धता क्या होता है, जब यही बच्चा अपने हाथों से एक एक पेंसिल को क्रम से रख के लगाता, तो उसे क्या बोलते हैं, क्रमबद्धता। संरक्षण क्या होता है, चीजों को दिमाग में संरक्षित रखना, याद रखना, एक तरीके से बोल सकते हैं, उसे बोलते हैं संरक्षण। इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा, तीसरा, सकर्मक अनुमान। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, 6वां नंबर क्वेश्चन। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने के योग्य होता है। मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने योग्य है। प्रतिवर्तन, परिकल्पना आधारित, निगमनात्मक तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन, प्रतिज्ञप्ति चिंतन। तो निम्न में से क्या कर पाने योग्य, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यदि आप देखेंगे तो आंसर एक बार में आपके सामने होगा। तो देखिए मूर्त संक्रियात्मक चरण यदि आपने पढ़ा होगा अच्छे से, तो उसमें मैंने एक बताया था विकेंद्रीकरण, मतलब कि रिवर्स सोचना, या जिसे आप बोलते हैं विलोमीयता का गुण, उसी को क्या बोला जाता है, प्रतिवर्तन। प्रतिवर्तन मतलब होता है कि यदि आपने जैसे बच्चे को बताया ये पानी का बूंद है, और फिर इसी के डिजाइन को चेंज कर दिया ऐसे कमल वाला, और फिर बोलेंगे बच्चे बताओ पानी का बूंद कहाँ है, तो बच्चा बताएगा अरे यही बीच में ही तो पानी का बूंद है। यदि बच्चे ने ये बता दिया, मतलब पानी के बूंद से कमल बनाने पे भी बच्चे ने वापस पानी के बूंद को ढूंढ लिया, तो इसी गुण को बोलते हैं प्रतिवर्तन। मतलब उलट फेर करके, रिवर्स करके चीजों को सोचना क्या कहलाता है, प्रतिवर्तन। और यही पाया जाता है किसमें, मूर्त संक्रियात्मक चरण में। और नहीं तो आप ऐसे भी देखिए, अमूर्त चिंतन तो किसमें पाया जाता है, चौथे स्टेज में, अमूर्त या औपचारिक वाले में। प्रतिज्ञप्ति चिंतन भी किसमें पाया जाता है, आपका अमूर्त या औपचारिक वाले में। परिकल्पना भी किसमें पाई जाती है, अमूर्त और औपचारिक वाले में। तो ऑप्शन कौन सा बचा, पहला, प्रतिवर्तन। चाहे एलिमिनेट करके लगाइए, आप चीजें आपको पता हो तो उससे लगा लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब, 7वां नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है। नैतिक विकास के सिद्धांत में लॉरेंस में कौन सा चरण, एकदम बच्चों वाला सवाल दिया, इसको तो दिखाना भी नहीं चाहिए। देखिए जैसे आपने बहुत बच्चों ने ऐसे पढ़ा होगा, पूर्व परंपरागत, एक चरण होता परंपरागत, और एक चरण होता उत्तर परंपरागत। तो आपको ध्यान होगा कि भाई परंपरागत जगह मैंने बताया था कई शब्दों का प्रयोग कर सकता है, तो आप पूर्व, उत्तर और उससे पकड़िए। देखिए पारंपरिक चरण, उत्तर पारंपरिक चरण और पूर्व पारंपरिक चरण, ये तो होंगे। एक पूर्व वाला होता है, एक उत्तर वाला, एक वो होता है जिसमें पूर्व उत्तर कुछ ना हो। लेकिन अपारंपरिक तो कहीं नहीं होता, ऐसा कहीं नहीं होगा। अपरंपरागत ऐसा कोई चरण थोड़ी ना होता है। तो निम्नलिखित में से नैतिक विकास सिद्धांत में कौन सा शामिल नहीं है, तो दूसरा वाला शामिल नहीं होगा, अर्थात दूसरा ऑप्शन क्या होगा आपका, सही। दूसरा वाला शामिल नहीं होगा, अर्थात दूसरा ऑप्शन क्या है आपका, जो सही है। दूसरा वाला शामिल नहीं होगा, अर्थात दूसरा ऑप्शन पूरी तरह सही है। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, 8वां नंबर। एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेव वाइगोस्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है। किसके आधार पे, सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत पर आधारित, मतलब ये जो लेव वाइगोस्की वाले थे, इनके ऊपर एक शिक्षा अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है। उन्हें निम्न में से किसके प्रयोग से बचना होगा। सामाजिक संदर्भ पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिगम की अभिकल्पना करना, सामाजिक संदर्भ पर आधारित शिक्षण अधिगम के अभिकल्पना करना, मतलब कल्पना करना कि जो हमारी शिक्षण विधि सामाजिक संदर्भों, मतलब समाज से, सामाजिक चीजों से जुड़ा हो। तो भाई जब सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत को बना ही रही है, तो सामाजिक चीजों को इससे तो जोड़ेगे ही ना, तो इससे थोड़ी ना बचेगी। किससे बचना चाहिए, विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों को गहन अवलोकन करना, अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना,
आधे तो तुरंत समझ गए होंगे कि सर मानकीकृत आया, ऑप्शन क्या हो गया, यही गलत। तो किस चीज से बचना चाहिए? मानकीकृत परीक्षाओं से हमेशा टीचर को बचना चाहिए। अलग अलग बच्चों के लिए परीक्षाएं अलग अलग होनी चाहिए, ऐसी बोलते हैं प्रासंगिक होनी चाहिए। मानकीकृत क्या होता है? गलत होता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा? सही। इसी मानकीकृत परीक्षा से उस टीचर को क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थी में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया? लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है? लेव वाइगोत्स्की ने सहकर्मी सहयोगिता, सांस्कृतिक उपकरणों का अहस्तक्षेप, रट कर याद करने पे बल देना, गैर संदर्भित पाठ्यक्रम। इसको तो आपको याद होगा तब भी लगेगा, नहीं याद होगा तब भी। सहकर्मी सहयोगिता, समाज में होता क्या है? चर्चा, परिचर्चा, एक दूसरे का सहयोग, मदद, एक दूसरे के साथ संवाद करके चीजों के ऊपर अपने आप विचारों को बढ़ाते, अपने विचार सामने वाले से कहते हैं, उसके विचार सुनते हैं, इस तरह से आप चीजों के बारे में सीखते जाते हैं। तो सहकर्मी के सहयोग से सीखना तो सामाजिक चीज है ना, ये तो होगा ही। सुधार क्या उपयुक्त है? ये पहला वाला क्या उपयुक्त? इसका सही आंसर क्या होगा? पहला। बाकी देखिए, सांस्कृतिक उपकरणों का अहस्तक्षेप, ले भाई उसकी बोले भाई सांस्कृतिक उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए, अहस्तक्षेप मतलब उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। रट कर याद करने बल करना, ऐसा ले भाई उसकी का पूरा सीटेड में कोई नहीं बोलता। गैर संदर्भित पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम हमेशा संदर्भित होना चाहिए, गैर संदर्भित या संदर्भ रहित होगा तो गलत होगा। संदर्भ लिखा रहे या संदर्भ सहित लिखा होगा तब क्या होगा? सही। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहला। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन, एकदम झटाझट, बिना देरी किए, बिना आपको बोर किए हुए एकदम झटाझट लगाएंगे। 30 क्वेश्चन थोड़ी देर में कंप्लीट, कोई घंटे भर बैठने की जरूरत नहीं है। किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास? मैंने बताया था प्रगतिवादी, प्रगतिशील, संरचनावादी, कैसे भी कक्षा पूछेगा तो समझ जाएगा बहुत अच्छे कक्षे की बात चल रही है। तो क्या विश्वास? अच्छे चीजों पर ही विश्वास करेगी भाई जब अच्छी कक्षा है तो। ऑप्शन पढ़िए, कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण में रहे। मैं मार्किंग कर रहा हूं, आप समझ लीजिएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। मार्किंग करते जा रहा हूं, आप पकड़िएगा। कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण पर रहे और सिर्फ अध्यापक को निर्देश देना चाहिए। आप पकड़िए सही की गलत। अधिगम केवल कक्षा में ही हो, कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विभिन्न प्रकार के समृद्ध अनुभव लाता है। विद्यार्थी केवल ड्रिल और अभ्यास के माध्यम से सबसे अधिक सार्थकता से सीखता है। अब पकड़ लिए होंगे कौन सा सही। कठोर नियंत्रण गलत, केवल कक्षा में ही होता है गलत, कक्षा में होता है, कक्षा के बाहर भी अधिगम होता है। कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार, कई प्रकार के अनुभव लेके आता है एक छोटा बच्चा, ये क्या है? सही। विद्यार्थी केवल ड्रिल और अभ्यास, ड्रिल अभ्यास क्या होता है? गलत। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा ऑप्शन पूरी तरीके से सही होगा। तीसरा ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। मैं तो लग रहा कैमरे से हट ही जा रहा हूं बताने के लिए। हाँ हट ही जा रहा हूं, पर आवाज तो आ ही रही होगी आपके पास। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन। हाँ, एक विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एक एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया। एकदम बच्चों वाला सवाल, इसमें एकदम सोचिएगा मत, सीधे ऑप्शन बताइए, इसमें एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं। बुद्धि का वह सिद्धांत जिसमें एक वैज्ञानिक ने बोला कि बुद्धि एकल इकाई नहीं है बल्कि बुद्धि स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत, पृथक पृथक कई बुद्धियां होती है, पृथक पृथक स्वतंत्र रूप से कई बुद्धियां होती हैं, मतलब बहुबुद्धि। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? एक बार में दिख गया होगा, हार्वर्ड गार्डनर। बुद्धि में एक ही सिद्धांत ही आपको पढ़ना है सीटेट में, बहुबुद्धि का सिद्धांत। उसके जनक कौन है? हार्वर्ड गार्डनर, जिन्होंने बोला था बुद्धि एकल इकाई नहीं, एक नहीं है। इसी बात को हार्वर्ड गार्डनर ने बोला था कि बुद्धि एकल इकाई नहीं होता बल्कि कई बुद्धियां होती हैं और सब स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करती रहती हैं। इस सिद्धांत को किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर। अरे लेक्चर लिए होंगे तो आपको चीजें आंसर एक बार में दिख रहा होगा, आपको ये भी लेट लग रहा होगा, सोचेंगे और तेजी से बताते जाएं। अगला देखिए, खिलौनों के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते हैं। यह किसका उदाहरण है? जेंडर प्रासंगिकता, जेंडर भेदभाव, जेंडर रूढ़िवादिता या जेंडर स्थिरता? बताइए। अब इसमें आप कंफ्यूज होंगे और इस कंफ्यूजन को क्लियर करके बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बताइए कि मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते,
अरे जेंडर वाली तो बात है, प्रासंगिकता तो होगी ही नहीं, प्रासंगिकता तो सही चीजों के ऊपर लगता है। जेंडर भेदभाव, भेदभाव नहीं हो रहा। देखिए भेदभाव तब होता है जब एक टीचर होता है और वो बोलता है कि देखो लड़के ये काम करेंगे पर लड़कियां ये काम नहीं करेंगे, तब होता है पक्षपात या भेदभाव। यहाँ व्यक्ति स्वयं के बारे में बोल रहा है, तो मतलब कि वो किस चीज से ग्रसित है, जेंडर रूढ़िवादिता। भेदभाव या पक्षपात तब होता है जब कोई तीसरा व्यक्ति दो लोगों के बीच भेदभाव करता है। जैसे यदि वो ये बोलता भाई कि तुम ये करोगे तुम ये करोगे, तब भेदभाव या पक्षपात होता है। ये कौन सी गुण है, जेंडर रूढ़िवादिता की। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा ऑप्शन जेंडर रूढ़िवादिता। अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लेखन के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है, यदि यह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थियों के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को भी मान्यता देता है, तो इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहेंगे, योगात्मक की, मानक संदर्भिक, रचनात्मक या मानकिक। एकदम आंसर दिख रहा है तो मैं तो सोचिएगा मत, एकदम आंसर दिखे जा रहा है आपको, कौन सा होगा भाई। एक टीचर जो 1 महीने के अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों से निबंध लेखन के लिए कई ड्राफ्ट लिखने को कहा, निबंध के लिए कई निबंध लिखने को कहा, और शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और सभी ड्राफ्ट पे काम करने की प्रक्रिया को मान्यता देता है। सभी ड्राफ्ट को कहता नहीं सभी ने सही किया है, सभी को मान्यता देता है, सभी को सही बताता भी है। तो ये कैसा मूल्यांकन उसने किया है, रचनात्मक। योगात्मक ना मानकीकृत, ना मानकीकृत भी गलत, योगात्मक भी गलत, मानक संदर्भित भी गलत। उसने कैसा मूल्यांकन किया, रचनात्मक किया। यही तो होता है रचनात्मक। आप सभी बच्चों को प्रोत्साहन बढ़ाते हैं, सभी को मान्यता देते कि नहीं तुम भी सही किए, क्योंकि सभी बच्चे भिन्न है, सभी के लिखने का तरीका अलग होगा, इसलिए आप सभी को मान्यता देते कि नहीं सभी का सही है। तो कौन सा किया, रचनात्मक। ऑप्शन नंबर तीसरा क्या होगा, सही होगा। 14 पे चलिए। एक बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को वार्तालाप के लिए मातृभाषा के उपयोग को निरुत्साहित करना चाहिए। मार्किंग कर रहा हूं, बताइएगा, आप पकड़िएगा। निरुत्साहित करना चाहिए, ज्यादातर विद्यार्थी द्वारा बोली जा रही प्रमुख भाषा को स्वीकार करना चाहिए, भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए, और विद्यार्थी को पसंद अनुसार भाषा इस्तेमाल करने की अनुमति देनी चाहिए। एक लक्ष्यांक भाषा जैसे कि अंग्रेजी को छोड़कर अन्य सभी भाषाओं की उपेक्षा करनी चाहिए। अब पकड़िए लेंगे आप ऑप्शन। देखिए यही होता है कि यदि आप पॉइंट में किसी लिखे गए लाइन में यदि आपने जो कीवर्ड होते हैं याद नहीं किए जाते, उसे पकड़े जाते हैं और फिर आप पकड़ते हैं कि नहीं सही है कि गलत। देखिए एक बहुभाषी कक्षा में क्या होना चाहिए, निरुत्साहित करना क्या हो जाएगा, गलत। केवल प्रमुख भाषा को ही स्वीकार किया जा रहा है, गलत। सभी भाषा को स्वीकार करना चाहिए। विविधता के बारे में, विविधता व्यक्ति भिन्नता के बारे में जागरूकता की जा रही है, उसको सम्मान दिया जा रहा है, और विद्यार्थियों के पसंद के अनुसार भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, सही। एक लक्ष्यांक भाषा अंग्रेजी छोड़कर और बाकी भाषाओं को उपेक्षा कर दी गई, भाई अंग्रेजी से ही बाकी भाषा को उपेक्षा, यह भी क्या होगा, गलत। तो ऑप्शन नंबर तीसरा क्या है, सही। ऑप्शन नंबर तीसरा क्या होगा, सही होगा। अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं, 15 नंबर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक को, अब ऑप्शन पहले आप ढूंढिए, केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, चलिए मार्किंग कर ही देता हूं आप लोग की मदद के, समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, अन्वेषण निर्धारित और खोज निर्धारित होनी चाहिए। अब पकड़िए सही है कि गलत। तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना क्या होगा, गलत। पूर्व निर्धारित जो पहले से निर्धारित सिर्फ उसे विषय वस्तु पढ़ाना चाहिए, नहीं। बच्चे को हर तरह के ज्ञान देने चाहिए, ये नहीं कि जो किताब में पहले से लिखा हो बस वही पढ़ा दिया, कोटा पूरा हो गया, ठीक है, ये गलत होता है। तो पूर्व निर्धारित चीजों को सिर्फ पर केंद्रित हो जाना, फोकस कर लेना कि नहीं तुम्हारा सिलेबस बस इतना इतना ही पढ़ना और कुछ नहीं, ये चीज क्या होती है, गलत। समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, ये सही है। अधिगमकर्ताओं के समालोचनात्मक चिंतन विकास, सही है। अन्वेषण विधि और खोज आधारित विधि क्या होती है, सही। मतलब दूसरा सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। और आप देख रहे होंगे इसमें सभी में फिर से क्या दे दिया, पहला। इसलिए आयोग ने इसमें भी सभी को गलत माना था, और जो उसने मार्किंग की उसमें क्या लिख दिया था, 9। जो उसने आंसर की आयोग ने दिया था उसमें क्या दिया था आंसर की में 9, और 9 का मतलब होता है भाई कि इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, सभी को बोनस अंक मिलेगा। और सही ऑप्शन कौन सा होगा, दूसरा, तीसरा और चौथा। पूर्व निर्धारित विषय वस्तु केंद्रित होना गलत होता है। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, 16 नंबर, खूब बोनस मिले जा रहे हैं।
पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के ही कुछ बच्चों से उत्तर पूछती है। अपनी पसंद के कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है। शिक्षिका द्वारा तय किया गया यह कार्य पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु न्याय उचित है, मतलब सिलेबस को पूरा करने के लिए यह जो कार्य कर रही है, सिलेबस पूरा करने के न्याय उचित है, मतलब सही काम कर रही है। पकड़िए आप, यह दर्शाता है कि शिक्षिका ने अपनी कक्षा में श्रेष्ठ बच्चों को पहचानने का अच्छा कौशल है। विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करता है। सभी विद्यार्थियों के समान सम्मिलन को सुनिश्चित करने में प्रभावशाली होगा। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा 16 में से? देखिए, पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए सिर्फ अपने पसंद के बच्चे से पूछेंगे, बाकी से कौन पूछेगा भाई? ये न्याय उचित नहीं है, गलत है। यह दर्शाता है कि शिक्षिका अपने कक्षा में श्रेष्ठ बच्चों की पहचान करने का अच्छा क्वेश्चन, गलत है। सभी बच्चों को एक समान मानना है, कोई श्रेष्ठ और कमजोर में नहीं बांटा जाता है, सभी बच्चों की जरूरतें अलग अलग हैं। विद्यार्थियों को समान अवसर उपलब्ध कराने से वंचित कराता है। यदि टीचर ऐसा काम करेगा कि अपने पसंद के बच्चों से पूछेगा, तो यही तो होगा कि सभी बच्चों को समान अवसर नहीं मिल पाएगा, बच्चे उससे क्या हो जाएंगे? वंचित हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 क्या है सही? सभी विद्यार्थियों को समान सम्मिलन सुनिश्चित करने में प्रभावशाली होगा, नहीं। यदि ऐसा कार्य करेंगे तो सभी बच्चों को समान अवसर कहां मिलेगा भाई? नहीं मिल पाएगा। तो यदि अपने पसंद के बच्चों से आप आंसर पूछेंगे तो बच्चे समान अवसर पाने से क्या हो जाएंगे? वंचित हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? सही होगा। अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं 17 नंबर। गुणज वैकल्य से जूझते, गुणज वैकल्य कौन सा हो जाएगा? डिस्कैलकुलिया से जूझते छात्र के समावेशन हेतु निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? कार्य पूरा करने के लिए सख्त समय बाध्यताएं निश्चित करें, मतलब एकदम फिक्स कर दीजिए। जिसका गणित कमजोर उसको फिक्स करें, तुमको देखो 1 मिनट में लगाना, 1 मिनट से ऊपर हुआ तो मरवो करेंगे। ये सब क्या है? गलत है। विद्यार्थियों को दृश्य आधारित परिकल्पना जैसे कैलकुलेटर और गणित संबंधी प्रयोज्यता उपलब्ध करवाना चाहिए, ये आपका सही है। पाठ्यक्रम में मौजूद प्रासंगोचित जानकारी को ढकने निष्प्रभ या ढकने करने के लिए अतिरिक्त विषय वस्तु जोड़ देना, यह भी गलत है। विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए सिर्फ मानकीकृत तरीकों का इस्तेमाल करना, यह भी क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या होगा सही? अब बहुत बच्चे सोचेंगे भाई सर कैलकुलेटर का प्रयोग तो गलत है, लेकिन जो बच्चा डिस्कैलकुलिया से ग्रसित है उसको आप कैलकुलेटर का यूज नहीं देंगे तो बच्चा उस चीज को हल ही नहीं कर पाएगा, कभी वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो जो बच्चा डिस्कैलकुलिया से ग्रसित है तो उसके हेल्प के लिए गणना संबंधित के आप उसे कैलकुलेटर उपलब्ध कराते हैं, या जोड़ने के लिए जो भी और तरीके आप उसे उपलब्ध कराएंगे। तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा? सही। नहीं तो बाकी बच्चों से पिछड़ जाएगा। 18वां, तो कभी ऐसा मत सोचिएगा कैलकुलेटर गलत होता है। एक दृष्टिबाधिता वाले बच्चे के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी? स्पर्शिक ग्लोब, छोटे अक्षरों वाले पुस्तक, दृश्य पट पाठ पठन सॉफ्टवेयर, ब्रेल लिपि वाली पुस्तक। बच्चा कैसा है? दृष्टिबाधित, उसके लिए कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी? स्पर्शिक ग्लोब एक ऐसा ग्लोब है जिसको बच्चा स्पर्श करके, आंख बंद के भी स्पर्श करके समझ जा रहा है कि उसपे चीजें उभरी हुई है, तो हाथ से छू के महसूस कर ले रहा है, ऐसा ग्लोब है। ये भाई तो मदद करेगी, ये तो लाभदायक चीज। हमको लाभदायक नहीं वाला खोजना, ये तो लाभदायक है। छोटे अक्षर वाली पुस्तक, एक तो बच्चा दृष्टिबाधित, ऊपर से आप बिल्कुल छोटे छोटे अक्षरों वाली किताब दे रही है, तो बच्चे के लिए लाभदायक होगा नहीं। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या है? सही है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा सही होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा, यही लाभदायक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा? सही। 19 नंबर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आया अपना कथन और तर्क। अब एक बार पढ़िए कथन और तर्क और बताइए कौन सा सही और कौन सा गलत। 19 नंबर पहुंच गए हैं। पढ़ी देता हूं। भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करवानी चाहिए। भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें, सुनने वाली पुस्तक जैसे ऑडियो टेप वगैरह आती है, रिकॉर्डिंग आती है किताबों की, वो भी उपलब्ध करवानी चाहिए। बिल्कुल सही चीज भाई, हर चीज उपलब्ध करवाइए बच्चों को। प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प, कई विकल्प, विविध अधिगमकर्ताओं, कई अधिगमकर्ताओं की जरूरतों को पूरा कर पाते हैं, जैसे कि पठन विकास से जुझते हुए विद्यार्थी। प्रस्तुतिकरण, किसी चीज का प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन में कई विकल्प मतलब कई तरीके अपनाने चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई विभिन्न अधिगमकर्ता हैं, जो कई तरह के बच्चे हैं जो उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं, जैसे पठन विकास से जुझते। अब कई बच्चे जो पठन विकास से जुझते, कोई दृष्टिबाधित, कोई दिव्यांग है, कई तरह के बच्चे, तो यदि आप कई विकल्प नहीं रखेंगे तो उनकी जरूरतें पूरा कैसे होंगी? तो ये आर भी क्या है? सही है। तो भाषा शिक्षण अध्यापकों को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करवानी चाहिए, क्योंकि प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प विविध अधिगमकर्ताओं की जरूरतों को पूरा कर पाते हैं, जैसे कि पठन विकास से जुझते विद्यार्थी।
तो आर तर्क भी क्या है, सही है बिल्कुल। तो एक तर्क जो आर है वो ए की क्या कर रहा है, सही से व्याख्या भी कर रहा है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो जाहिर सी बात है भाई, सही व्याख्या कर रहा है। ऊपर देखिए सामग्री के बारे में बातचीत की गई है और नीचे उसी सामग्रियों के बारे में बताया गया है क्यों ऐसी सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगले क्वेश्चन तो अपने 20 नंबर क्वेश्चन, एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण मौजूद होंगे? अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, अमूर्त चिंतन की योग्यता, नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, इसमें तो कोई भटकना मत, एकदम बोल दे रहे हैं, नहीं तो फिर तो इज्जत पे दाव उठ जाएगी आज। देखिए यदि आपने लेक्चर लिया आप तुरंत पकड़ लेंगे कि अब सारी चिंतन सर नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन सीधी बात है कि सृजनशील बच्चे अब सारी चिंतन नहीं करते, कौन सा चिंतन करते हैं अब सारी, तो दूसरा गलत है ना। देखिए इसमें भी दूसरा ये भी गलत, इसमें भी दूसरा ये भी गलत, और पहला सही है ना। तो बचे कौन से ऑप्शन, ये दोनों। अब ये दोनों देखिए इसमें पहला है लेकिन इसमें पहला नहीं है। अब जब सही वाला भी इसमें नहीं है तो ये भी क्या होगा, गलत। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, सही। पढ़ने की जरूरत नहीं, ऐसे ही आप लगा दोगे। वैसे भी सृजनशील बालक में अपसारी चिंतन होता है, अमूर्त चिंतन होता है, नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता होती है। कोई भी नई चीज अद्वितीय विचार रखते हैं, नए आविष्कार करते हैं, तो नवीन चीजों का करते हैं, उनके अंदर नवनीयता पाई जाती है, अपसारी चिंतन पाया जाता है, उनके अंदर अमूर्त चिंतन पाए जाते हैं, उनके अंदर मौलिकता पाई जाती है सृजनशील बच्चों के अंतर्गत, लेकिन अभिसारी चिंतन नहीं पाया जाता। तो 1, 3 और 4 तो आप हर तरीके से लगा सकते हैं, जैसे भी आप खुद को समझे, लेकिन तरीका हमेशा स्मार्ट अपनाया करिए कम में सही करने की। और अभी प्रैक्टिस कर लीजिए तब पेपर, नहीं पेपर आप खुद सोच में पड़ जाएंगे कि हम जो कम में सही कर रहे हैं ऐसे पढ़कर सही तरीका नहीं, इसलिए अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो आप कॉन्फिडेंस आएंगे, नहीं हमने जो किया है सही किया है। फिर से कथन, कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। भाई मूल्यांकन के लिए कई विधि का प्रयोग करना, व्यक्ति भिन्नता पढ़ोगे तो याद होगा, मूल्यांकन कैसे अलग अलग, मतलब कई विधियों का प्रयोग करना चाहिए, ये क्या है सही। एक कक्षा में बच्चे की सफलता और असफलता को केवल पेपर पेंसिल परीक्षा के द्वारा ही सही और पूर्ण रूप से नहीं निर्धारित किया जा सकता, ये भी सही है। एक कक्षा में जो बच्चे हैं उसकी सफलता असफलता के केवल पेपर पेंसिल परीक्षा द्वारा आप निर्धारित नहीं कर सकते, बच्चा सफल है क्या असफल है। तो आर भी क्या है, सही है। ए और आर दोनों सही है, और जो आर है वो ए की व्याख्या भी क्या कर रहा है, सही सही। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। आपको यदि व्याख्या समझना तो यहाँ क्यों की लगा के बीच में पढ़ लिया करो, ये लाइन फिर क्यों की, फिर ये लाइन पढ़ लोगे, आप समझ जाएंगे व्याख्या करता है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, सही। आगे चलते हैं 22 नंबर पे। 22 नंबर क्वेश्चन बताइए झट से। किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती, भाई कई उदाहरण प्रस्तुत करी, सही बात है, अच्छी बात है। और उसके बाद विद्यार्थी इन उदाहरणों द्वारा एक एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम आधारित करते हैं। इस क्रिया को अध्यापिका किस अधिगम का इस्तेमाल कर रही है? जाहिर बात है इसमें एकदम सीधे दिख गया भाई साहब आपको कि टीचर ने पहले क्या दिया, उदाहरण, बच्चों ने उससे क्या निकाला, नियम। बताओ उदाहरण से नियम की ओर कौन सी विधि होती है, आगमन विधि। कौन सी विधि हो जाएगी, आगमनात्मक या आगमन विधि। निगमनात्मक क्या होता है, जिसमें नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं 23 नंबर। कक्षा नियमन में विद्यार्थी की सहकारिता हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? स्वयं ही कठोर और अटल नियम निर्धारित कर देने चाहिए। अरे बाप रे बाप। विद्यार्थी के दुर्व्यवहार के बारे में अभिभावक को बताना चाहिए, गलत। देखिए अभिभावक के साथ बच्चों के चीजों को साझा करना सही है, लेकिन बच्चों का शिकायत करना अभिभावक से क्या है, गलत। जहां भी देखिएगा कि टीचर बच्चे से का शिकायत कर रहा है उसके पेरेंट के साथ, वो गलत होता है। बच्चों की जानकारी को अभिभावक के साथ साझा करिए, वो ठीक है, पर बच्चों का यदि आप शिकायत कर रहे हो उनके माता पिता से, भाई साहब देखो गलत है। मापदंडों का पालन न करने वाले विद्यार्थियों की भर्त्सना करनी चाहिए, भाई शर्मिंदा करो, डांटो, भय दिखाओ, यह भी गलत है। मापदंडों और नियमों को स्थापित करने से विद्यार्थियों की सहभागिता लेनी चाहिए, क्या है, सही है। मापदंड और नियम स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता लीजिए। कोई नियम या कोई चीज बनाते समय विद्यार्थियों का आप सहभागिता ले रहे, विद्यार्थियों से साहब पूछे भाई साहब ये नियम होनी चाहिए कि नहीं, आपके अनुसार इस नियम में और कौन से नियम होने चाहिए, या कौन से नियम हटा देने चाहिए, या किस नियम में बदलाव होना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथा ऑप्शन। चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ।
वह विकल्प चुनिए जो उन संदर्भों का सही चुनाव करता है जिसमें बच्चों के लिए अधिगम हो पाता है। खेल कूद, घर और कक्षा कक्ष। एकदम आसान है, एकदम सही सही सटीक बता देना एक बार में, एकदम सही से बताना। अब जान दे, देखो अब यहां पे जो दिमाग ज्यादा लगाया होगा उसका गलत हो जाएगा। वह विकल्प चुनिए जो उन संदर्भों का सही चुनाव करना जिसमें बच्चे अधिगम हो पाता है। अच्छा नहीं, खेल कूद में बच्चे नहीं सीखते हैं, टीम वर्क सीखते हैं, सहयोग करना सीखते हैं, काफी चीजें सीखते हैं। घर में बच्चे अधिगम नहीं करते पढ़ाई, घर में भी बहुत चीज पढ़ते हैं, आदर्श, नैतिकता, कई चीजें, व्यवहारिक चीजें, व्यवहारिक ज्ञान, सामाजिक, बहुत चीजें घर में सीखते हैं। और प्राथमिक सामाजिक पहला अधिगम ही बच्चे का घर में होता है। कक्षा कक्ष में बच्चे नहीं पढ़ते हैं भाई, क्लासरूम में बच्चे अधिगम नहीं करते हैं तो पहला दूसरा तीसरा तो सब क्या है सही, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा सही। अब देखो इसमें कुछ लोग सोचेंगे घर में कहाँ अधिगम होता है, कुछ तो ऐसे होंगे और कुछ तो ऐसे होंगे जो ज्यादा पढ़े होंगे, ज्यादा सोचेंगे भाई खेल कूद घर तो सही है, कक्षा कक्ष बच्चे को नहीं पसंद आते, ये ऑप्शन को काट देते हैं, हमको भी क्लास में पढ़ना नहीं पसंद है, इसको क्या करते हैं काट देते हैं। लेकिन यहाँ सीधे सीधे पूरा कि अधिगम पढ़ाई लिखाई बच्चे का कहाँ कहाँ होता है, खेल कूद में भी बच्चा सीखता है, घर में भी सीखता है और क्लास में भी सीखता है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा सही। इसलिए बोलता हूं ज्यादा मत सोचो, जो दिखे वो से लगाओ। 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक छात्रों में समस्या समाधान कौशल के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है। समस्या समाधान कौशल का विकास नहीं कर पाएगी, इन चारों में से बताइए कौन सा। मुद्दों पर चर्चा को सुसाध्य करना और छात्रों को चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। भाई चर्चा के लिए सुसाध्य कर रहे हैं किसी मुद्दे को, चर्चा में भाग लेने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। समस्या को हल करने के लिए छात्रों को विचार मंथन एवं विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना। बच्चों से कह रहे हैं भाई नए नए विचार बताओ और जो विचार उस पर मंथन करो, उस पर सोचो, विचारो और ज्यादा, ये भी सही चीज, इससे भी समस्या का समाधान खोजने के लिए छात्रों को विभिन्न प्रकार के शिक्षण सामग्री प्रदान कराना, ये भी सही है। समस्या का समाधान खोजने के लिए आप बच्चों को कई प्रकार के टीएलएम शिक्षा सामग्री दे रहे हो, ये भी अच्छी बात है। हर समस्या के लिए एक जैसी पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया का इस्तेमाल पे बल देना। मतलब आपने ये बोल दिया कि देखो चाहे कोई भी समस्या होगी लेकिन यही एक तरीका तुमको अपनाना है, यही तो गलत है भाई। एक तरीका क्यों अपनाएगा, अब सारी चिंतन में क्या बोला जाता है, बच्चे कई तरीके से विचार करें, समस्याओं के कई हल खोजे, वही चीज सही होता है। और यहाँ तो बोला कि समस्या, हर समस्या के लिए, कोई भी समस्या, हर समस्या के लिए एक जैसी पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया, मतलब कोई एक जैसी फिक्स निर्धारित प्रक्रिया आप बोलिए बच्चों के लिए, कोई समस्या आएगा यही प्रक्रिया अपनाना, ये क्या है गलत है। बाकी तीनों क्या है सही। तो सॉरी मतलब गलत है, तो इसका मतलब कि बोला है कौन सा प्रभावशाली नहीं होगा, नहीं होगा कौन सा प्रभावशाली, तो चौथा वाला प्रभावशाली नहीं होगा, चौथा वाला प्रभावशाली नहीं होगा, चौथा वाला प्रभावशाली नहीं होगा, इसलिए सही बारे हैं, ऐसा मत समझ लेना कि वही सही होता है, चौथा वाला प्रभावशाली नहीं होगा। अगले क्वेश्चन जब चलते हैं 26 नंबर, निम्न में से कौन सा एक संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है। अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता का निष्क्रिय होते हैं, पाठ्य पुस्तक को यंत्रवत याद करना। एक संरचनावादी बोला था, प्रगतिशील, संरचनावादी, प्रगतिवादी, कैसी भी कक्षा आएगी मतलब अच्छी कक्षा। अब देखिए अच्छी कक्षा में बताइए, अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता निष्क्रिय होते हैं, अच्छी कक्षा यही होगी, अच्छा पढ़ाई लिखाई यही होगा जिसमें बच्चा है निष्क्रिय हो जाए। पाठ्य पुस्तक को यंत्रवत याद करवा रहे हैं आप, कक्षा में बच्चों के को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है, प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं, बोल रहे एकदम प्रश्न नहीं पूछना, एकदम एकदम कोई डाउट नहीं पूछना, प्रोत्साहित नहीं कर रहे, ये क्या हो जाएगा गलत। कक्षा कक्ष में बच्चों के पिछले अनुभव का उपयोग नए ज्ञान की रचना के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही। चौथा क्या हो जाएगा सही, क्यों, क्योंकि पिछले अनुभव, बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है उसके सहारे क्या सिखाया जा रहा है, नए ज्ञान मतलब नवीन ज्ञान को, और यही तो बोला जाता है पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान पढ़ाना। तो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, बाकी सब क्या है गलत। तो इस तरीके से आपको पॉइंट उसमें ढूंढने होते हैं। 27 नंबर, निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक है। अवरोधक मतलब क्या होता है, रुकावट, अवरोधक मतलब रुकावट। त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। भाई जाहिर बात है, त्रुटियां, गलतियां तो भाई पढ़ाई लिखाई का एक हिस्सा, आप ये नहीं बोल सकते तुम गलती कर रहे तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करते। गलतियां या त्रुटियां अधिगम मतलब सीखने का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो भी गलतियां होती है उससे हमें यह समझ में आता है कि बच्चे की सोच क्या है, उसे और किस तरीके से पढ़ाया जा सकता है। तो त्रुटियां या गलतियां अधिगम का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। अधिगमकर्ता के लिए त्रुटि करना एक लज्जाजनक कार्य है।
भाई नहीं, गलती करना या बच्चे से गलतियां हो रही हैं तो उसमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं। आपसे भी गलती हो तो उसमें शर्मिंदा होने बात नहीं है, क्योंकि गलतियां तो पढ़ाई लिखाई का एक हिस्सा है, अधिगम सीखने का हमारा एक हिस्सा है, तो उसमें शर्मिंदा क्यों होना। और यहाँ बोला अधिगम करता, बच्चों के लिए त्रुटियां करना, गलती करना एक लज्जाजनक कार्य है, बिल्कुल नहीं। त्रुटियां अधिगमकर्ताओं के संकल्पनात्मक समझ में अंतरालों की जानकारी देता, बिल्कुल सही। त्रुटियों के द्वारा हमें यह समझ में आता है कि बच्चे की समझ क्या है। त्रुटियों से एक टीचर यह समझ पाता है कि बच्चे ने क्या समझा, क्या सोच के लगाया कि उसने गलती की, या बच्चे की समझ क्या है। एक ऑप्शन और है नीचे है, तो यहां इससे दिख गया हमको कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा ऑप्शन। अधिगम में कौन सा चीज है जो अवरोध पैदा करेगा। हाँ देखिए, कौन सा है जो अवरोध पैदा करेगा, तो दूसरा ऑप्शन है जो कि बच्चों के अधिगम में विचारधारा में बच्चों में क्या पैदा करेगा, अवरोध। यही है जो रुकावट पैदा करेगा। यदि हम क्लास में ये बोल देंगे गलती करना बहुत लज्जाजनक शर्मिंदगी भरा कार्य है, अब बच्चे की पढ़ाई लिखाई में अवरोध होने लगे, उसको टेंशन हो जाएगा, इसलिए ये क्या पैदा करेगा, अवरोध। और गलतियां कभी भी लज्जाजनक या शर्मिंदगी वाली चीज नहीं है। गलतियां या त्रुटियां अधिगम का एक हिस्सा होती है, जिससे बच्चों के सोच और समझ के बारे में हमें पता चलता है। अधिगमकर्ता को डांट के भय के बिना त्रुटि यहाँ करने का मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल सही। जो बच्चे होते हैं डांट के भय के बिना, बिना डांट और बिना भय के त्रुटि करने के मौका दीजिए, उसको मौका दीजिए कि तुम्हें जितना गलती करना उतना गलती करो, हम मास्टर हम सही करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, तुमको जितना गलती हो रहा उतना गलती करो, सही नहीं बल्कि गलत वाला लाके हमको दिखाओ, हमारा काम है सही करना तुम्हारी सोच और समझ को। तो ये क्या है, ये तो बहुत अच्छी काम है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या होगा सही, क्योंकि यही अवरोध पैदा करेगा पढ़ाई लिखाई में बच्चों के। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, 28 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अप्रेरणा का एक उदाहरण है। भाई साहब आ गया, प्रेरणा में आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा वो होती है जिसमें बच्चे के अंदर से जो मोटिवेशन मिलता है, बाह्य प्रेरणा होती है जो बाहर वाला मोटिवेशन देता है। तो बताओ, अपने अधिगम को दृढ़ करने के लिए शोध करते समय अमन विभिन्न स्रोतों की सहायता लेता है। अपने अधिगम को दृढ़ करने के लिए, मार्किंग कर रहा हूं आप पकड़िएगा। पहला चीज उसने पूछा है बाह्य प्रेरणा के बारे में, दूसरा पूछा है अपने अधिगम। अगले चलते हैं। नगद इनाम पाने हेतु रेयान एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों से खोज करता है। सितारा अपने स्व संतोषण के लिए अपनों से बड़ों से नियमित तौर पर प्रतिपुष्टि लेती है। स्व संतोषण के लिए अपनी व्यक्तिगत अभिरुचि और अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, अपनी व्यक्तिगत अभिरुचि और अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए कुलमित क्रियात्मक और नियमित रूप से अभ्यास करता। बताइए बाह्य प्रेरणा कौन सा है। भाई खुद के पढ़ाई लिखाई के लिए कोई शोध कर रहा है तो बाह्य प्रेरणा थोड़ी ना, हम खुद के लिए कर रहे हैं तो हमारी आंतरिक प्रेरणा है। यदि खुद के संतोष के लिए हम सवाल पूछ रहे हैं, डाउट क्लियर कर रहे हैं, तो वो भी खुद की प्रेरणा है। व्यक्तिगत अभिरुचि, यदि हम खुद की रुचि इंटरेस्ट के लिए यदि हम पढ़ाई कर रहे हैं, खुद की रुचि के लिए, वो भी आंतरिक होगा। लेकिन इनाम पाने के लिए यदि पढ़ रहे हो तो कौन से प्रेरणा हो जाएगी, बाह्य प्रेरणा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर दूसरा क्या होगा सही, दूसरा ऑप्शन क्या होगा सही। इनाम पाना कैसी प्रेरणा हो जाती है, बाह्य प्रेरणा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या होगा सही। 29 नंबर देखते हैं। कोविड-19 मतलब कोविड-19 महामारी के दौरान, अब इस क्वेश्चन को देखिए कितना बच्चा पिछली बार बोल दिया था हमसे कि सर कोविड-19 से भी पूछ दिया, करंट अफेयर, ये कुछ भी मतलब, पहले पढ़ो तो। कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव में मार्किंग करो आप, पकड़िएगा क्वेश्चन। तनाव में विद्यार्थी के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को दर्शाता है। देखिए तनाव एक तरीके का क्या हुआ, संवेग। नकारात्मक रूप से प्रभावित करा क्या, उसके पढ़ाई लिखाई को, मतलब जिसे क्या बोलते हैं आप अधिगम, या इसी अधिगम को आप क्या बोलते हैं संज्ञान। और तनाव एक तरह का क्या है, भाव है, या उसे क्या बोलते हैं संवेग। तो किस तरह का संबंध दर्शा रहा है, पकड़ लो भाई, संज्ञान और संवेग का संबंध है। यदि संवेग यदि नकारात्मक होगा तो उसका प्रभाव भी पढ़ाई भी क्या पड़ता है, नकारात्मक। कोविड-19 के दौरान कितने बच्चे तनाव में आए जिसके वजह से उनकी पढ़ाई लिखाई पे नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो संज्ञान और संवेग का, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा ऑप्शन। एक एक पॉइंट जो कि मैंने बताया था जब मैंने सीडीपी का क्लियर क्लास, ज्यादा नहीं है, मुझे लगता है मुश्किल से 18 लेक्चर 19 लेक्चर होगा, और सारे क्वेश्चन वहीं से हैं। जो बच्चे देख रहे होंगे एक बार जरूर कमेंट में लिखिएगा सारे क्वेश्चन वहीं से हैं या कहीं और से हैं, एक बार लिखिएगा जरूर। 30वां लास्ट, कोई बात नहीं, अंतिम तक बने हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः हो शिक्षक निर्देशित, सहपाठियों द्वारा निर्देशित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित या स्व निर्देशित। मैंने हमेशा बताया कि सही चीज वो होता है
जिसमें बच्चा स्व प्रेरित हो, बच्चा खुद से क्या हो, प्रेरित, जिसे आप बोलते हैं आंतरिक और प्रेरणा, आंतरिक और प्रेरणा, इसी को बोलते हैं स्व प्रेरित। तो यदि बच्चा खुद से प्रेरित हो रहा है, स्व प्रेरित हो और स्व मूल्यांकन करे, स्वनिर्देशित हो, साथ में स्व अधिगम करे। अब समझिए, एक बच्चा जो खुद से मोटिवेट होता है, एक बच्चा जो खुद से मोटिवेट हो रहा है, खुद से पढ़ाई कर रहा है, खुद से अपने आप को निर्देश दे रहा है कि हमें क्या करना क्या नहीं करना, खुद से मूल्यांकन कर रहा है, उससे अच्छी बात कुछ हो सकती है? इसमें क्या पूछा है, अब पकड़ो, इसमें क्या पूछा है? अधिगम अधिक सार्थक, बहुत अच्छा और प्रभावशाली होता अगर वह मुख्यतः हो, कैसा हो, स्वनिर्देशित, खुद से निर्देश दिया जाए तो वो अधिगम सबसे अच्छा होता है। एक बच्चा जो खुद से निर्देश देता है, खुद को खुद से मोटिवेट होता है, खुद से पढ़ाई करता है, खुद से अपना मूल्यांकन जांच कर रहा है कि मेरे अंदर क्या कमी है क्या नहीं है, तो उससे अच्छा अधिगम और सार्थक अधिगम कुछ हो ही नहीं सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा। मैंने हमेशा बताया जहां 100 वाला मिले तो समझ जाना उससे अच्छा कुछ होगा ही नहीं। और ऐसे भी आप सोच के देखो उससे अच्छा बच्चा कौन हो सकता है भाई? तो क्या होना चाहिए? स्वनिर्देशित। या ऑप्शन नंबर चौथा आपके क्या हो जाएंगे? सही। तो इस तरह आपका पूरा 30 में 30 का सीरीज खत्म हुआ। और यही कहूंगा कि वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। उतना मुझे तरीके से बोलने आता नहीं कि भाई क्या आपको साइकोलॉजिकली करवाई दूं, इसलिए कहता हूं कि चीज़ों को शेयर करिए आपके जो पढ़ने वाले दोस्त हैं सभी लोग के साथ। और कमेंट जरूर करिएगा कि चीज़ें पसंद आई कि नहीं, और आप क्या चाहते हैं या फिर इसमें क्या बदलाव चाहते हैं। क्योंकि मैंने हमेशा बोला हूँ कि मैं आपकी चीज़ों को सुधार रहा हूँ और आप मेरी चीज़ों को सुधारने में मेरी मदद करें। तो बाकायदे आप अपने रिस्पॉन्स को कमेंट में लिख दिया करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में पूरा 30 के 30 सीरीज के साथ में। गुड लक, जय हिंद।